हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि सीबीएसई की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो शुरुआत होने वाली हैं, परीक्षाओं की शुरुआत होने वाली है। तो उस पर इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसमें है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर का पार्ट 1 हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा है इकोनॉमिक्स, चैप्टर का नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, चैप्टर नंबर 5 है और क्लास 12th के लिए। तो शुरुआत में यहाँ पर है सरकारी बजट का अर्थ एवं परिभाषा। तो सरकारी बजट एक ऐसा वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसमें सरकार अपनी अनुमानित आय एवं अनुमानित व्यय का विवरण प्रस्तुत करती है। सरकार हर वित्तीय वर्ष, जो कि शुरू होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक के लिए होता है, तो उसके लिए अपनी आय यानी रेवेन्यू तथा व्यय एक्सपेंडिचर का एक विस्तृत अनुमान प्रस्तुत करती है। अनुमान कहने का तात्पर्य ये है कि जो बजट पेश किया जा रहा है वो पिछले वर्ष के लिए ना होकर के आगामी आने वाले नए साल के लिए होता है। यही दस्तावेज सरकारी बजट यानी गवर्नमेंट बजट कहलाता है। संविधान के अनुच्छेद, भाई ये आपको याद करना बड़ा जरूरी है, अनुच्छेद 112, क्योंकि इसी में बजट के बारे में बताया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें अगले वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का अनुमान दिया जाता है, बजट कहलाता है। तो यह हो जाएगी बजट की परिभाषा। आगे देखें, मुख्य बिंदु पर बात करते हैं। तो जो बजट होता है वो 1 वर्ष के लिए होता है। आप जानते हैं कि पहले जो बजट है वो 5-5 साल के लिए बनाया जाता था, जिसे पंचवर्षीय योजनाएं आपने सुना होगा। लेकिन अब बजट 1 वर्ष के लिए होता है। इसे कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। कहाँ? संसद में। इसमें राजस्व बजट, पूंजी बजट, बजट घाटा, सरकारी नीतियां सब शामिल होती हैं। बजट से पता चलता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है और सरकार आगे क्या योजनाएं या क्या योजना बना रही है। अब बात करते हैं सरकारी बजट के अवयव के बारे में। तो सरकारी बजट के जो अवयव हैं, इसमें 2 तरह के वित्तीय वर्ष से संबंधित खाते देखे जाते हैं। पहला है राजस्व खाता, जिसे राजस्व बजट भी कहते हैं, और दूसरा है पूंजीगत बजट। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 तरह के खाते हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला है राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट, और दूसरा पूंजीगत बजट, कैपिटल बजट। तो यहाँ पर हम बजट का एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि सरकारी बजट जो है वो 2 टाइप का है। पहला है राजस्व बजट और दूसरा है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट के भी 2 हिस्से देखने को मिल रहे हैं। पहला है राजस्व प्राप्तियां, दूसरा है राजस्व व्यय। इसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर को आप समझ लें। राजस्व प्राप्तियां की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है कर राजस्व और गैर कर राजस्व। उसी तरह से राजस्व व्यय में बात करें तो योजनागत राजस्व व्यय, गैर योजनागत राजस्व व्यय। वहीं आते हैं पूंजीगत बजट पर, तो इसके भी 2 हिस्से हैं। पहला है पूंजीगत प्राप्तियां और दूसरा है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय के 2 हिस्से हैं, योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। चलिए इसको विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आ जाएगा राजस्व बजट। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राजस्व प्राप्तियां, इनसे सरकार की संपत्ति या देनदारी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिसका मतलब यह है कि भाई सरकार को यहां से जो पैसा प्राप्त हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ भी या कोई संपत्ति या कोई देनदारी इनमें चेंज नहीं है। कोई सरकार की ना तो संपत्ति बनती है ना ही देनदारी बनती है, फिर भी सरकार को पैसा आता रहता है। जैसे हम देख सकते हैं कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू। कर तो आप जानते ही होंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर।
प्रत्यक्ष की बात करें, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि भाई यह कर जिस पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को इस कर का जो भुगतान है वो करना होता है। इसमें आता है आय कर, संपत्ति कर, कॉर्पोरेट टैक्स। वही अप्रत्यक्ष की बात करें जैसे कि जीएसटी, सीमा शुल्क, उपकर। गैर कर राजस्व की बात करें तो भाई क्योंकि सरकार को यहां से भी पैसा आता है, भाई यहां से तो आता ही है, गैर कर राजस्व से भी पैसा सरकार को मिलता है, जिसमें लाइसेंस शुल्क, जुर्माना। आप देखते होंगे भाई बहुत बार आपका चालान कट जाता है तो उसका पैसा सीधा सर गवर्नमेंट को पहुंच जाता है। जुर्माना लगाकर भी सरकार को जो है राजस्व प्राप्तियां होती है। उसी तरह से लाभांश, सरकारी सेवाओं से प्राप्तियां और ब्याज। दूसरा आ जाएगा हमारे पास राजस्व व्यय। ऐसा व्यय जिसमें सरकार को कोई अस्थाई संपत्ति प्राप्त नहीं होती, यानी सरकार खर्चे तो करती है पर सरकार की कोई संपत्ति नहीं बनती है। जैसे वेतन, भाई वेतन तो खर्च ही है, सरकार को क्या मिलने वाला है उसमें? तो वेतन हो गया, पेंशन हो गया, ब्याज भुगतान हो गया, सब्सिडी और प्रशासनिक खर्च। इसमें सरकार की कोई भी संपत्ति प्राप्त, सरकार को कोई भी संपत्ति प्राप्त नहीं होती है। दूसरा टाइप हमारे पास है पूंजी बजट। यह सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों और व्ययों का विवरण देता है। इनसे सरकार की संपत्ति या देनदारी में परिवर्तन होता है। पहले वाले में ऐसा नहीं था पर अब क्या होता है, परिवर्तन होगा भाई। जिसमें पहला आ जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां, जिसमें हो जाएगा ऋण लेना, निवेश, विनिवेश और राज्यों को दिए गए ऋण की वसूली। इसी में दूसरा आता है पूंजीगत व्यय। ऐसा व्यय जिसमें सरकार को अस्थाई संपत्ति प्राप्त होती है। भाई सरकार अगर खर्च करती है तो सरकार पे पुल बनाती है, पुल है, सड़क है, स्कूल है, अस्पताल है, संपत्ति तो बन रही ना सरकार की। मशीनरी की खरीद है, राज्यों को ऋण देना, उसके बदले भी सरकार को पैसा मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है उस पर सरकार को। ठीक है, आगे देखें सरकारी बजट का आवंटन कार्य। सरकार अपने वार्षिक बजट के माध्यम से देश के आर्थिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार और किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा इसका निर्णय करती है। भाई जो बजट है उसका आवंटन कैसे होगा, सरकार को क्या निर्णय लेना है, इसी प्रक्रिया को सरकारी बजट का आवंटन कार्य कहते हैं। आवंटन कार्य का मुख्य उद्देश्य संसाधन। अब संसाधन क्या है भाई सरकार के पास, तो भाई सरकार कहाँ खर्च करने वाली, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, बहुत सारे डिपार्टमेंट। ठीक है, तो देखें आगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये बजट हमारे पास 2021 का एक रिकॉर्ड है। ठीक है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से आवंटन कार्य कर रही है, बजट को कैसे बांट रही है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अलग अलग सेक्टर देखने को, डिफेंस है, कस्टमर अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, होम अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट। तो आपको काफी सारे सेक्टर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक बजट 2021 में गवर्नमेंट ने कहाँ खर्च किया है, डिफेंस में। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं। और सबसे कम की बात करें तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो बजट का आवंटन सरकार किस प्रकार करे, इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे। बजट आवंटन पर आगे देखें तो सरकारी बजट का आवंटन कार्य कैसे होता है भाई, कुछ यहाँ पर मुख्य बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें लिखा है संसाधनों का उचित वितरण। भाई आप जानते हैं कि देश के आर्थिक संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए सरकार को यह तय करना पड़ता है कि किन क्षेत्रों में कितना खर्च किया जाए। सरकार सार्वजनिक वस्तुओं, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में संसाधनों का वितरण करती है। इससे समाज को व्यापक लाभ मिलता है और सार्वजनिक कल्याण भी बढ़ता है। सरकार यह तय करती है कि किन कितने संसाधन, जैसे सार्वजनिक वस्तुओं, निजी वस्तुओं या सामाजिक सेवाओं पर कितना खर्च किया जाए।
इसी में दूसरा है आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सरकार उन क्षेत्रों में खर्च बढ़ाती है जहां निजी क्षेत्र कम निवेश करता है। कहाँ करता है? जैसे शिक्षा में। भाई प्राइवेट सेक्टर को शिक्षा में पैसा लगा के क्या मिलेगा? भाई कुछ तो ऐसे हैं जहां जिन्हें पैसा मिल जाएगा, पर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो कुछ नहीं है। स्वास्थ्य, रक्षा, सड़कें, तो ये सब काम सरकार का है। सरकार ही यहाँ पर पैसा खर्च करने वाली, आवंटित करने वाली है। यही पर तीसरा में देखने को मिल रहा है सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। सामाजिक कल्याण के लिए सरकार गरीबी उन्मूलन, रोजगार, वृद्धा पेंशन, महिला एवं बाल विकास जैसी योजनाओं में धन आवंटित करती है। चौथा हमारे पास है सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन। सार्वजनिक वस्तुओं पर खर्च जैसे सड़कें, पुल, स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइट, कानून व्यवस्था जैसी सार्वजनिक वस्तुएं निजी क्षेत्र द्वारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराई जाती। इसीलिए सरकार बजट में इनके लिए अधिक संसाधन आवंटित करती है। सार्वजनिक वस्तुएं सभी के उपयोग के लिए होती हैं और इनसे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलता है, जिनमें आप यहाँ पर देख सकते हैं सड़क, पुल, सिंचाई, स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि ऐसे सार्वजनिक वस्तुओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाता है। इसी तरह से पांचवा देखें तो क्षेत्रों के बीच संतुलित विकास, शहर, गांव, कृषि, उद्योग और विकसित अविकसित राज्यों के बीच संतुलन बनाने हेतु धन वितरित किया जाता है। निजी क्षेत्र की कमियों को पूरा करना। जहां निजी क्षेत्र मुनाफे के कारण निवेश नहीं करता, वहां सरकार पूंजी व सब्सिडी के माध्यम से सहायता देती है। बाजार विफलताओं को सुधारना। एकाधिकार, प्रदूषण, असमानता जैसी समस्याओं से निपटने हेतु आवंटन किया जाता है। प्राथमिक व गैर प्राथमिक क्षेत्र में विभाजन। सरकार यह तय करती है कि कितने धन का उपयोग आवश्यक यानी प्राथमिक और गैर आवश्यक क्षेत्रों में होना चाहिए। नौवां पॉइंट है विकास के लिए पूंजी निर्माण। भाई विकास कैसे मिलेगा? जब सरकार किन सेक्टर में? बुनियादी ढांचा, बिजली, जल, परिवहन, आईटी, रेलवे, इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। 10वां पॉइंट देखें तो सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। सरकार उपलब्ध आय को इस प्रकार बांटती है जिससे अधिकतम लाभ एवं सामाजिक कल्याण मिल सके। तो ये सब काम सरकार को ही करना होता है। तो भाई इन सब बातों का क्या निष्कर्ष निकला, तो देख लेते हैं। अंततः सरकारी बजट का आवंटन कार्य यह सुनिश्चित करता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग समाज के हित में हो तथा देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों का संतुलित विकास हो। यह कार्य आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आएगा हमारे सामने सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य। सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य आय और संपत्ति के असमान वितरण को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि समाज में अमीर और गरीब के बीच आय की जो खाई है वो बहुत अधिक है, बहुत गहरी है। इसी असमानता को संतुलित करने के लिए सरकार करों और सरकारी व्यय का उपयोग करके आय का पुनः वितरण करती है। थोड़ा विस्तार से देखते हैं इसी बात को। क्या उद्देश्य? पहला क्या है भाई? पुनः आवंटन का जो मुख्य उद्देश्य है वो पहला है अमीर और गरीब के आय को घटाने हेतु सरकार हस्तक्षेप करती है। ऐसा ना हो जाए कि कोई अमीर बहुत अमीर हो जाए और गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो जाए, तो ये सरकार को देखना पड़ेगा। प्रगतिशील कर प्रणाली द्वारा उच्च आय वालों से अधिक कर वसूलना। भाई जिनकी ज्यादा इनकम है उनसे अधिक कर लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। निम्न आय वर्ग को सब्सिडी व
कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता दी जाती है। मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार योजनाओं पर सरकारी खर्च बढ़ाया जाता है। सरकारी व्यय गरीबों की आय बढ़ाकर सामाजिक संतुलन स्थापित करता है। पुनः आवंटन का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समान अवसर प्रदान करना है। सरकार विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाकर समावेशी विकास सुनिश्चित करती है। कर और व्यय नीति के माध्यम से सरकार आय का पुनः वितरण करती है। पुनः आवंटन कार्य समाज को अधिक समान और न्यायपूर्ण बनाने में मदद करता है। अगर इस बारे में थोड़ी सी और बात की जाए तो हमने देखा आय की असमानता कम करना। अर्थव्यवस्था में असमानता इसलिए बढ़ती है क्योंकि कुछ लोगों की आय बहुत अधिक होती है और कई लोगों की आय बहुत कम। बजट के पुनः आवंटन कार्य के तहत सरकार उच्च आय वाले लोगों पर अधिक कर लगाती है और निम्न आय वाले वर्गों को विभिन्न सहायता प्रदान करती है। इससे समाज में आय का बेहतर वितरण संभव होता है। इसी में देखें प्रगतिशील कर कर की बात करें तो पुनः आवंटन कार्य का सबसे महत्वपूर्ण साधन प्रगतिशील कर प्रणाली है। इसमें अधिक आय वालों को अधिक दर से कर देना पड़ता है, जबकि कम आय वालों पर कर का जो बोझ होता है वो कम होता है। यह व्यवस्था ऊंची आय वालों से अधिक संसाधन प्राप्त करने और उसे गरीब वर्गों की सहायता में उपयोग करने में मदद करती है। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च किया जाता है, जिसमें सब्सिडी दी जाती है, मुफ्त शिक्षा दी जाती है, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। रोजगार गारंटी योजनाएं जैसे मनरेगा, आप तो जानते हैं अब मनरेगा का जो नाम है वो बदल गया है, तो वीबीजी राम जी हो गया। खाद्य सुरक्षा योजनाएं, तो इन कार्यक्रमों पर खर्च करके सरकार कमजोर वर्ग की आय बढ़ाती है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाती है। समावेशी विकास की अगर हम बात करें तो पुनः आवंटन कार्य का अंतिम उद्देश्य सामाजिक न्याय स्थापित करना है। इसके तहत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि समाज में सभी लोगों के लिए समान अवसर हो, किसी के साथ आर्थिक असमानता के कारण भेदभाव ना हो और विकास का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचे। इससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। तो निष्कर्ष रूप में हम यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य समाज में आय और संपत्ति की असमानताओं को घटाकर सामाजिक संतुलन और कल्याण स्थापित करता है। इसके माध्यम से सरकार कर प्रणाली और व्यय नीति का उपयोग करके अमीरों से धन लेकर गरीबों के हित में व्यय करती है, जिससे समाज अधिक समान और न्यायपूर्ण बनता है। देखें तो आवंटन कार्य के यहाँ पर कुछ साधन भी हैं, जैसे कर नीति, हानिकारक वस्तुओं पर ऊंचे कर लगाना, आवश्यक वस्तुओं पर कम कर रखना, अमीरों पर उच्च कर, गरीबों पर कम कर, सब्सिडी जैसे कि खाद्यान्न, उर्वरक, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादकों को प्रोत्साहन देना, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश, सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल, अर्थव्यवस्था को सही दिशा देना, नियम और नियंत्रण जिसमें आता है लाइसेंस, परमिट, मानक, प्रदूषण नियंत्रण कानून। तो इन सभी के माध्यम से सरकार पुनः आवंटन कार्य करती है। अगला है हमारे पास सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य। अर्थव्यवस्था में समय समय पर मंदी, महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असंतुलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। इन अस्थिरताओं को दूर करके अर्थव्यवस्था को संतुलित स्थिति में बनाए रखने का काम सरकार बजट के माध्यम से करती है। इसी प्रक्रिया को सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य कहा जाता है। सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य, कुछ पॉइंट यहाँ पर है, समझते हैं इनको। देखें, आर्थिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना,
बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार और कीमतों में तेज उतार चढ़ाव हो सकते हैं। सरकार बजट नीति के माध्यम से मंदी के समय खर्च बढ़ाती है, महंगाई के समय खर्च घटा देती है ताकि अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहे। मंदी के समय सरकार की क्या भूमिका होती है? तो जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो उत्पादन घटता है, रोजगार कम हो जाता है, मांग कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में सरकार बजट के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय बढ़ाती है, सब्सिडी बढ़ाती है, करों में कटौती करती है ताकि लोगों की आय बढ़े और मांग बढ़कर अर्थव्यवस्था फिर से सक्रिय हो जाए। महंगाई के समय क्या करती है सरकार? तो जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मांग के कारण महंगाई बढ़ती है, तब सरकार करों में बढ़ोतरी करती है, अनावश्यक सरकारी खर्च कम करती है, क्रेडिट नियंत्रण उपायों को मजबूत करती है। इससे क्या होगा? इससे कुल मांग घटती है और महंगाई नियंत्रित होने लगती है। वहीं पूर्ण रोजगार और मूल्य स्थिर सुनिश्चित करना सरकार का काम है। पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना सरकार यह सुनिश्चित करती है कि न तो अत्यधिक महंगाई हो और न ही बेरोजगारी। स्थिरता से अधिक विकास भी सुचारू रूप से चलता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप इनको आसानी से देख सकते हैं और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम बात करते हैं प्राप्तियों का वर्गीकरण। को सरकार को जो पैसा मिलने वाला है उसकी बात करते हैं। तो सरकार को मिलने वाली सभी प्राप्तियों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्ति। इसे हमने थोड़ा पहले भी देखा था और दोबारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसका वर्गीकरण समझने से पहले हमें यह पता चलता है कि सरकार को धन कहाँ से और कैसे प्राप्त होता है। भाई सरकार आवंटन तो करती है, भाई बजट बनाती है, पर सरकार को पैसा कहाँ से आता है? प्राप्तियों की बात हो रही है। तो दो तरह की प्राप्तियां हैं, पहला है राजस्व प्राप्तियां और दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व की बात करें तो कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। उसी तरह से अगर हम पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो ऋण प्राप्तियां, विनिवेश और पुनः प्राप्तियां। इसी बात को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला आता है राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जो सरकार को नियमित रूप से प्राप्त होती हैं और जिनसे सरकार के दायित्वों में कोई वृद्धि नहीं होती तथा न ही सरकार की संपत्ति में कोई कमी आती। राजस्व प्राप्तियों के दो प्रकार हैं, पहला है कर प्राप्तियां। ये वे प्राप्तियां हैं जो सरकार करों के रूप में जुटाती है, जैसे आयकर, वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कहते हैं, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। ये प्राप्तियां सरकार की प्रमुख और अस्थायी आय होती है। सरकार को रेगुलर इनकम यहाँ से मिलती रहती है। और गैर कर प्राप्तियों की बात करें तो गैर कर प्राप्तियां वे हैं जो सरकार कर के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त करती है, जैसे कहाँ से? सरकारी विभागों से शुल्क। इतनी रसीदें करती हैं सरकारी, तो सरकार को शुल्क मिलता है वहां से। पेनल्टी, दंड, आर्थिक दंड। भाई आपने देखा होगा कोर्ट में भी बहुत बार सजा के रूप में आर्थिक दंड मिल जाता है, पैसा भी देना पड़ता है, हो सकता है जेल भी हो जाए। ब्याज प्राप्त, सरकार को ब्याज मिलता है, लाभांश मिलता है, सरकारी सेवाओं से प्राप्त फीस। तो ये कुछ स्रोत हैं जहां से सरकार को इनकम प्राप्त न्यू प्राप्त होता है। आगे दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट। तो पूंजी प्राप्तियों से वे प्राप्तियां जिनसे सरकार की देनदारियां बढ़ती हैं, लायबिलिटी बढ़ती हैं या उसकी संपत्ति एसेट घटती है। ये प्राप्तियां समय समय पर होती हैं, नियमित नहीं होती। पूंजीगत प्राप्तियों की प्रमुख स्रोत हैं जैसे कि ऋण प्राप्ति, बाजार से ऋण लेना, विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण। इससे सरकार की देनदार, भाई सरकार अगर ऋण लेगी तो देना तो पड़ेगा और साथ साथ में जो उसका ब्याज है वो भी तो देना पड़ेगा, इसलिए यह पूंजीगत प्राप्ति है। इसी में आता है विनिवेश। जब सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में हिस्सेदारी बेचती है, अभी आपने देखा होगा सरकार ने एलआईसी में कुछ हिस्सा बेचा, कुछ हमने कहा देखा अलग अलग सेक्टर में हिस्सेदारी बेची है, तो उससे प्राप्त धन को पूंजी प्राप्ति में गिना जाता है।
क्योंकि इससे सरकार की संपत्ति घटती है। और तीसरा आता है पुनः सरकार द्वारा पहले दिए गए ऋण की वापसी होने पर, पहले जो ऋण सरकार ने दिया है उसकी वापसी होने पर भी पूंजी प्राप्ति मानी जाती है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।